नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को पूरा करेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे कि किस प्रकार से तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि अमेरिकी वर्चस्व ने पूरे दुनिया को अपने प्रभाव से प्रभावित किया और ऐसी कौन सी शक्तियां विकसित हो रही थी जिनके आधार पर अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर दी जा सकती थी। यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हमें इस चैप्टर के अंदर यूरोपीय संघ, आसियान, चीन और जापान के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी और उसको जानना होगा कि किस प्रकार से चीन, यूरोपीय संघ और आसियान कहीं ना कहीं अमेरिका के वर्चस्व को टक्कर देने के रूप में एक विकल्प बन करके उभर रहे थे। उन्हीं विकल्पों की चर्चा हमें इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कह दूं कि यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी दबाएं, इससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के पहले पर्सन से, जिसका वो ये है, इस प्रकार है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से आप क्या समझते हो? बहुत आसान क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने इस चैप्टर को समझने के लिए ही डाला है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से तात्पर्य 1991 में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व के अंदर जो अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ उसको टक्कर देने वाले जो विभिन्न विकल्प हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, चीन और इसमें आप जापान भी ऐड कर सकते हो। जापान भी ऐड करोगे क्योंकि जापान भी इस चैप्टर के अंदर अंतिम चरण में दिया हुआ है। तो यानी इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसको हमने दूसरे चैप्टर दो ध्रुवीयता के अंत के अंदर सही तरीके से पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके आप सेकंड चैप्टर की वीडियो देख सकते हो और सोवियत संघ के विघटन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से क्या मतलब हुआ? यानी 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद पूरी दुनिया में जो अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गया, तो अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर देने वाले विभिन्न विकल्पों की हमें जो है विभिन्न विकल्प जो हैं, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, जापान वगैरह, ये सभी जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, यूरोपीय संघ क्या है? तो मैं बता दूं, यूरोपीय संघ यूरोप महाद्वीप के देशों के द्वारा निर्मित एक संघ है जिसका उद्देश्य यूरोप के देशों को आर्थिक व राजनीतिक विकास करना। देखिए यहां पर मैं आपको समझा दूं कि यूरोपीय संघ बेसिकली यूरोप महाद्वीप के देशों के द्वारा, जिसके अंदर 28 देश शामिल थे और 2016 के अंदर ब्रिटेन के हट जाने के बाद अब वर्तमान में यूरोपीय संघ के अंदर 27 देश शामिल रह गए हैं। बेसिकली यूरोपीय संघ यूरोप महाद्वीप के देशों के द्वारा निर्मित एक संघ था जिसका जो उद्देश्य था वो यूरोप के देशों को आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास पहुंचाना था। यह एक जो है राष्ट्र और अधिराष्ट्र के बीच की संस्था है। मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन कर दूं, राष्ट्र और अधिराष्ट्र मतलब, देखिए राष्ट्र एक ऐसे भूभाग को, क्षेत्रफल को और को कहते हैं जिसकी अपनी खुद की एक जनसंख्या होती है, खुद की प्रभुसत्ता होती है, खुद का बैंक होता है, खुद का जो है न्यायपालिका होती है, ठीक है, खुद का संविधान होता है, खुद का राष्ट्रगान होता है। तो ऐसे ही यूरोपीय संघ भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूरोपीय संघ की भी यही विशेषता है कि उसका एक खुद का भूभाग है, लोग कहीं भी आ जा सकते हैं आसानी से, स्वतंत्रता है उसके अंदर, उसका झंडा है, उसका गान है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मौजूद हैं यूरोपीय संघ से, जिससे ऐसा लगता है कि यूरोपीय संघ एक संघ ना होकर एक राष्ट्र है, यानी एक देश है। परंतु फिर भी हम अधिराष्ट्र क्यों कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि यूरोपीय संघ एक राष्ट्र नहीं है। बेसिकली हम देखें तो यूरोपीय संघ के पास अपना संविधान नहीं है,
जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो संपूर्ण राष्ट्र नहीं है। तो इसीलिए ये जो बनता है यूरोपीय संघ, इसको हम कहते हैं राष्ट्र और अधिराष्ट्र के बीच की एक संस्था। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। यदि समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इसको दोबारा से एक विस्तार पूर्वक वीडियोज के द्वारा समझा दूंगा। देखिए, जिसकी पूरी स्थापना यानी यूरोपीय संघ की जो पूर्ण रूप से स्थापना हुई बच्चों, वो हुई 1992 में। 1992 में पूर्ण रूप से इसकी स्थापना हुई और 1993 में इसने कार्य करना स्टार्ट किया। और इसके 6 संस्थापक देश माने जाते हैं। वैसे तो 6 संस्थापक देश ही थे जिन्होंने इसको शुरू किया। एक फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। यानी इस प्रकार से ये 6 देश यूरोपीय संघ के संस्थापक देश बने। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए उठाए गए कदम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है आपको यूरोपीय संघ के सभी प्रकार की जो सोच है यूरोपीय संघ के प्रति उसको निखार देगा, समझने में आसानी प्रदान करेगा, एक आधार प्रदान करेगा आपको यूरोपीय संघ के प्रति। तो मैं आपको समझाऊं कि यूरोपीय संघ जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संपूर्ण विश्व के सामने 2 रास्ते थे। या तो यूरोपीय संघ मतलब यूरोप के जो देश हैं वो अपने देशों की जो पुरानी दुश्मनी थी, जिनके दादा परदादा या ऐसे ही बहुत सारे लोग लड़ते आए थे और अपनी जो खानदानी दुश्मनी होती है, जिस प्रकार की खानदानी दुश्मनी, सुना होगा आपने शब्द को खानदानी दुश्मनी, यानी उसको निभाएं, या दुश्मनी को भूल करके या आपसी बैर को भूल करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार करें, सकारात्मक योगदान दें और उसके द्वारा एक दूसरे का विकास का कारण बने। यानी 2 रास्ते थे संपूर्ण विश्व के बाद, संपूर्ण विश्व के पास 2 रास्ते थे। या तो आप जो है पिछली दुश्मनियां जो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखी उसको पूरा करें, उसको आगे बढ़ाएं, या फिर अपना एक दूसरे जो है वो अपना झगड़ा भूल करके विकास का कारण बने। इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज और देख सकते हो, ये चीज देखिए आप, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इसमें बाद में ब्रिटेन भी जुड़ा जैसा सबको पता है, और वो हटा भी 2016 में। तो मैं ब्रिटेन के बारे में बता दूं, आप इसमें एक चीज देखिए, इसमें कॉमन सी क्या है कि फ्रांस और इटली भी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। सॉरी, फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी और इटली। अब इसमें हमने क्या देखा, ये थे धुरी राष्ट्र और ये थे मित्र राष्ट्र। यानी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र भी मिल करके एक साथ आए और उन्होंने अपने विकास के लिए आगे कदम बढ़ाना जरूरी मुनासिब समझा, दुश्मनी को भूल करके। और यही इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि संपूर्ण विश्व के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो आप खानदानी जो दुश्मनी है उसको निभाइए, या अपनी दुश्मनी को भूल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को सकारात्मक योगदान देते हुए आगे बढ़ाइए और अपने साथ साथ पूरे विश्व के विकास में योगदान दीजिए। यूरोपीय संघ का जो निर्माण करने का जो निर्णय लिया गया, अर्थात यूरोप के देशों ने क्या किया, यूरोप के देशों ने सेकंड ऑप्शन यानी हम सारी दुश्मनी भूल करके एक दूसरे की मदद करेंगे वाला रास्ता अपनाया और यूरोपीय संघ के निर्माण की तरफ कदम उठाए। चलिए अब आपको बताना क्या क्या कदम उठाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं, पहला कदम जो उठाया उन्होंने उठाया मार्शल योजना। मार्शल योजना 1945 में लागू की गई, और मार्शल योजना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, देखिए मार्शल योजना बेसिकली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक रूप से जो यूरोप के देश थे, जो देश आर्थिक रूप से तबाह हो गए थे यूरोप के, उनको आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से शुरू की थी, ताकि शीत युद्ध के दौरान अधिक से अधिक यूरोप के देशों को अपने पक्ष में रखा जा सके। और इसको लागू करने का जो श्रेय जाता है वो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल को जाता है, जॉन मार्शल, सॉरी माफी चाहिए, जॉन मार्शल को इसका श्रेय जाता है। दूसरा पॉइंट है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन 1948 में बना। इसका जो काम था ये देखना था कि
जो मार्शल योजना है उसकी आर्थिक जो है सुविधाएं क्या सहयोगी देशों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। यदि सहयोगी देशों को मार्शल योजना 1945 को मिलने में किसी प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं तो उसको दूर करना। कहीं ना कहीं ये जो मार्शल योजना है और यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन है, उन्होंने यूरोप के देशों के अंदर एक यूरोप के समूह की जो भावना थी वो पैदा करनी स्टार्ट कर दी कि भाई हम स्पेशल हैं, हम यूरोप के देश हैं। इसीलिए वो एक भावना के रूप में जुड़ने लगे, भावनात्मक लगाव पैदा होने लगा उनके अंदर। फिर इसी बीच यूरोपीय परिषद 1949, यूरोपीय परिषद की स्थापना कर दी गई 1949 में। अब यूरोपीय परिषद क्या थी? देखिए, कोई भी काम यदि कोई व्यक्ति कोई फैसला उठाना चाहता है, फैसला करना चाहता है, तो उसके लिए उसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की, राजनीतिक मदद की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम मान लीजिए पाकिस्तान के साथ में पूरा व्यापार करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति, 2 पर्सन है, एक पाकिस्तान का और एक भारत का, और वो व्यापार करना चाहते हैं, दोनों बिल्कुल एग्री हैं एक दूसरे के माल को लेकर के, परंतु फिर भी वो नहीं कर सकते हैं व्यापार, क्योंकि हमको राजनीतिक मदद चाहिए होगी, राजनीतिक सलाह लेनी पड़ेगी अपने देश की राजनीतिक पार्टियां जो हैं या राजनीतिक जो हमारा स्तर है उससे। तो इसी प्रकार से यूरोप संघ के लिए विकास की तरफ आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कदम बढ़ाने के लिए यूरोपीय परिषद का स्थापना की गई, और इस परिषद के माध्यम से जो यूरोपीय देश हैं उनके बीच में विकास के लिए, जो भी अर्थव्यवस्था को विकास देने के लिए जो भी प्रॉब्लम आती हैं, उन प्रॉब्लमों का राजनीतिक हल ढूंढना इस यूरोपीय परिषद का काम था। तो यानी राजनीतिक सॉल्यूशन के लिए, राजनीतिक फैसले लेने के लिए 1949 में यूरोप के देशों के लिए यूरोपीय परिषद की स्थापना कर दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है पेरिस संधि। कई बार इसको शॉर्ट में पूछ लेता है, पेरिस संधि क्या है, कब लागू हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, पेरिस संधि को बेसिकली यूरोपीय संघ की स्थापना की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता है कि कहीं ना कहीं पेरिस संधि ही यूरोपीय संघ की जो है स्थापना का आधार बनी। तो मैं बता दूं, यूरोपीय संघ की स्थापना का पहला महत्वपूर्ण कदम, इससे फ्रांस के जो विदेश मंत्री थे रॉबर्ट श्यूमन ने उठाया, और जो पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है, अर्थात फ्रांस के अंदर ही पेरिस संधि को अंजाम दिया गया। और इसके अंदर क्या क्या किया, तो यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय की स्थापना कर दी गई। देखिए, यूरोप के जो कोयला तथा इस्पात जो समुदाय हैं उनको एक साथ जोड़ने की कवायद की गई, ताकि हम एक साथ जोड़ करके एक दूसरे की मदद कर सकें। और इसकी स्वीकृति 6 संस्थापक देशों ने दे दी। मतलब जो 6 संस्थापक देश थे, जिसमें इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लैक्समबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी शामिल थे, ने इनको मंजूरी दे दी, और ये सफल साबित हुआ, और यूरोप के देशों को बहुत ज्यादा आर्थिक विकास हुआ। अर्थात कोयले की कमी जहां से भी पूरी हो रही है उसको पूरा करने के उद्देश्य से यूरोप के अंदर पेरिस संधि, इस्पात की कमी को पूरा करने के लिए यूरोप के विशेषकर जो 6 सदस्य देश हैं, संस्थापक देश माने जाते हैं, उनके अंदर पेरिस संधि को अंजाम दिया गया, और इसका बहुत ही सकारात्मक लाभ मिला यूरोप के देशों को आर्थिक विकास में, और ये एक सफल कदम साबित हुआ, और यूरोपीय संघ कहीं ना कहीं और आगे बढ़ा। अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है रोम की संधि। रोम की संधि हुई 1957 में, इटली की राजधानी है इसलिए इटली में हुई। ठीक है, तो इसीलिए जिस स्थान पर हुई उसी के नाम पर इसको नामकरण कर दिया गया कि भाई रोम की संधि 1957। इसमें ये दूसरा महत्वपूर्ण कदम माना जाता है प्यारे बच्चों, यूरोपीय संघ की स्थापना की दिशा में। इसमें क्या किया गया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय आणविक समुदाय की स्थापना कर दी गई। यानी अब हम यूरोप के अंदर एक आर्थिक समुदाय बनाएंगे जो यूरोप के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, बिना किसी शुल्क के, या आर्थिक क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा यूरोप आर्थिक समुदाय। इसी प्रकार यूरोप आणविक समुदाय की स्थापना की गई, शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे देशों को जो है यूरेनियम, आणविक ऊर्जा प्रदान की जाएगी, जिससे प्रयोग करके वह ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं, क्योंकि सभी देशों के पास
उस समय यूरेनियम की जो नॉलेज थी और यूरेनियम की जो मात्रा थी वो उपलब्ध नहीं थी, परंतु सभी को यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में चाहिए था, जिसको आणविक ऊर्जा भी कहते हैं। मतलब यूरेनियम का प्रयोग करके हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय आणविक समुदाय की स्थापना रोम की संधि में कर दी गई। इससे बहुत लाभ हुआ यूरोप के जो सदस्य देश हैं उनको। तो आशा करता हूं रोम की संधि भी आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं, इससे पहले एक और संधि आती है 1967 के अंदर, जिसको हम विलय की संधि कहते हैं। आप इसको यहां लिख सकते हो, बीच में ऐड कर सकते हो कि 1967, इसमें ऐड करोगे विलय की संधि। विलय मतलब मिलाना, विलय की संधि। अब ये विलय की संधि क्या थी, तो मैं आपको बता दूं, विलय की जो संधि थी जिसके अंदर क्या किया गया कि जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है और यूरोपीय आणविक समुदाय है, इन दोनों को जोड़ करके यूरोपीय समुदाय का नाम दे दिया गया। क्या भाई, यूरोपीय समुदाय बन चुका है। तो विलय की संधि के अंदर यूरोपीय आणविक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और जो पीछे इटली संधि, जो इटली के अंदर पेरिस है, पेरिस संधि के अंदर जो था यूरोपीय एवं कोयला समुदाय, इन तीनों को मिलाकर के एक नया समुदाय का नाम दे दिया गया और उसका नाम बना यूरोपीय समुदाय। क्या नाम पड़ा? यूरोपीय समुदाय 1967 में। इसके बाद ये जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं, शामिल देश कब कौन कौन सा हुआ। तो इसके अंदर ब्रिटेन शामिल हुआ 1972 में, ब्रिटेन के साथ में डेनमार्क, आयरलैंड यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए। 1981 में ग्रीस शामिल हो गया, 1986 में स्पेन, 1995 में ऑस्ट्रिया, फिर फिनलैंड, स्वीडन भी इसी समय 1995 में ही शामिल हो गए। 2004 में और इसमें 10 देश शामिल हो गए। तो इस प्रकार से 2004 तक आते आते यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 28 हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैस्ट्रिक्ट की संधि। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैस्ट्रिक्ट संधि बोलते हैं। मैस्ट्रिक्ट जो है नीदरलैंड का एक शहर है। नीदरलैंड के शहर को एक मतलब नीदरलैंड के शहर के अंदर एक संधि हुई, उस शहर के नाम पर ही इस संधि का नाम पड़ गया मैस्ट्रिक्ट संधि। और यूरोपीय संघ संधि भी कहते हैं इस संधि को। इसकी क्या विशेषता थी कि यूरोपीय संघ को जो उसका नाम मिला यूरोपीय संघ का, वो बेसिकली मैस्ट्रिक्ट संधि के बाद ही मिला। और इसके अंदर क्या क्या किया गया मैस्ट्रिक्ट संधि के अंदर? इसके अंदर 1992 को नीदरलैंड के शहर मैस्ट्रिक्ट में हस्ताक्षर किए। यूरोप की संगठन प्रक्रिया में मैस्ट्रिक्ट संधि एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसमें जो है, जो पेरिस की संधि थी और रोम की संधि जो थी, उनके अंदर संशोधन करके, पेरिस की संधि के अंदर और रोम की संधि के अंदर संशोधन करके यूरोपीय संघ की दिशा में और आगे बढ़ा गया। इसी के माध्यम से सांझी मुद्रा का डिसीजन लिया कि हम एक सांझी मुद्रा बनाएंगे भविष्य में। एकल केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात की गई और इसी प्रकार से झंडे के निर्माण की बात की गई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूरोपीय संघ संधि, या जिसे हम मैस्ट्रिक्ट संधि कहते हैं, ये यूरोपीय संघ के निर्माण का एक आखिरी चरण साबित हुई। और इसके बाद यूरोपीय संघ को अपना मशहूर नाम यूरोपीय संघ मिला। उससे पहले यूरोपीय समुदाय अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा। मतलब यूरोपीय समुदाय कहा गया उसको, कभी कुछ कभी कुछ। तो यानी फाइनल जो नेम मिला यूरोपीय संघ को, वो मैस्ट्रिक्ट संधि के बाद मिला। चलिए, ये अभी तक मैंने जो आपको बताया, ये था आपका यूरोपीय संघ के निर्माण की दिशा में उठाए गए कदम। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर अब ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और राजनीतिक रूप लेता चला गया ये। हालांकि यूरोपीय संघ का संविधान बनने की कोशिश की गई लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि यूरोपीय संघ का संविधान बनाने की कोशिश जरूर की गई थी परंतु सफलता नहीं मिल पाई यूरोपीय संघ के संविधान को बनाने की। फिर भी उसकी जो विशेषताएं थी हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं कि यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या है, पेपर में अक्सर आता है। फिर पहली बात तो इसके पास अपना झंडा है, इसका अपना एक गान है। यहां पर मैंने राष्ट्रगान इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये यूरोपीय संघ एक राष्ट्र नहीं है,
इसीलिए इसका एक खुद का नेशनल एंथम ना कह करके एक एंथम है। इसका खुद का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1993 को। इसकी अपनी खुद की एक मुद्रा है, खुद का एक न्यायालय है, खुद का एक केंद्रीय बैंक है। तो आप इस चीज से समझ सकते हो कितना ज्यादा इसमें लिख सकते हो न्यायालय, इसका खुद का एक न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय। और इसका खुद का एक बैंक भी है, इसमें आप लिखोगे बैंक भी है। इसकी विशेषताओं में आ जाता है वो सब जो मदद करता है इन यूरोपीय यूनियन के सदस्यों की। फिर यूरोपीय यूनियन के क्या है विशेषता कि यूरोपीय यूनियन जो है यानी यूरोपीय संघ का जो आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज्यादा है, जबरदस्त है। यानी आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से ये जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। इसके बाद हम बात करें यूरोप जो है यूरोपीय संघ 2005 में उसने 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा कमाई की, विदेशी व्यापार किया और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका जो जीडीपी था 12,000 अरब डॉलर, वो अमेरिका से भी ज्यादा रहा 2005 के दौरान। फिर इसके बाद विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका से 3 गुना है। जो विश्व व्यापार, पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है दुनिया के साथ, उसके अंदर अमेरिका की जो यूरोपीय यूनियन की जो हिस्सेदारी है वो 3 गुना है अमेरिका से। WTO जैसे सदस्य जो WTO हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उसके अंदर इसके जो सदस्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और महत्वपूर्ण रूप से सक्रिय हैं, बहुत ज्यादा धन देते हैं वो भी अमेरिका की तरह ही। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके बाद इसके 2 देश जिनकी हम बात करें, ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस यूरोपीय यूनियन के सुरक्षा परिषद के यूएनओ के अंदर सुरक्षा परिषद है और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अब स्थायी सदस्यों के बारे में हम इससे जो छठा चैप्टर आएगा उसके बारे में डिटेल जो है उसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। हालांकि अभी समझ लेते हैं यहाँ पर जो यूरोपीय यूनियन के स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है और जिसका प्रयोग करके वह किसी भी मुद्दे को यूरोपीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको वो निरस्त कर सकता है। यानी यूरोपीय संघ के ये देश यूएनओ के अंदर यूरोपीय यूनियन के खिलाफ यदि कोई मुद्दा आता है तो उसके प्रति वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय जो संघ है उसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसकी खुद की सेना भी है। सेना कैसे है कि इनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हर देश आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना की कुछ टुकड़ियां मिला करके जो है एक संयुक्त रूप से यूरोपीय यूनियन की सेना के रूप में उसको नाम दे करके आगे भेजता है। तो वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। रक्षा बजट भी इसका दुनिया के अंदर 2nd नंबर पर आता है। हालांकि हम बात करें सबसे ज़्यादा, वैसे तो अमेरिका खर्च करता है अपनी सेना के ऊपर, लेकिन 2nd नंबर पर यूरोपीय यूनियन है। इसके बाद हम बात करें इसके 2 सदस्य जो हैं ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास लगभग 550 परमाणु बम हैं और इतने परमाणु बम से पूरी दुनिया, इस पूरी पृथ्वी को तहस नहस किया जा सकता है। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट मान लीजिए। हालांकि है तो नेगेटिव रूप से, लेकिन है तो प्लस पॉइंट ही। इससे दुनिया जो है कहीं ना कहीं ये अमेरिका को टक्कर दे सकता है। तो अगला जो ये क्वेश्चन इतना ही था। अगला जो क्वेश्चन है, जिसने ये क्वेश्चन समझ लिया उसको ये क्वेश्चन समझने में कोई ज़्यादा खासी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करें यूरोपीय संघ किस प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर दे सकता है। देखिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, क्योंकि जो यूरोपीय संघ की विशेषता होगी उसी के आधार पर ही तो वो अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर देगा। तो इससे क्या पता चलता है कि यहां पर भी कहीं ना कहीं हमको यूरोपीय संघ की विशेषताओं को लिखना है। तो पहली विशेषता जो है वह है सैनिक ताकत, 2nd नंबर की इसकी, जो हमने पिछली बात की। रक्षा बजट भी अमेरिका के बाद दूसरा है। इसके बाद यूरोपीय संघ के सदस्य फ्रांस और ब्रिटेन के पास 550 से अधिक परमाणु बम है। फ्रांस और ब्रिटेन यूएनओ के अंदर स्थायी सदस्य हैं। अंतरिक्ष व विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में भी 2nd नंबर पर आते हैं ये।
और अधिराष्ट्र संगठन के तौर पर यूरोपीय यूनियन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने की क्षमता रखता है। यानी एक राष्ट्र के रूप में देखा जाए, एक संगठन के रूप में देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने की पावर रखता है। तो इन सभी आधारों पर यूरोपीय यूनियन अमेरिका को टक्कर दे सकता है। तो क्वेश्चन आसान था, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई, कहीं ना कहीं हम इसमें यूरोपीय यूनियन की विशेषताओं को ही लिखना है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है यूरोपीय यूनियन की कमियां क्या हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोपीय यूनियन की कमियां क्या हैं या यूरोपीय यूनियन की आलोचना कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेता है। तो मैं आपको बता दूं यूरोपीय यूनियन की जो कमियां हैं उसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि यूरोप के जो यूरोपीय यूनियन है वो अधिराष्ट्र के संगठन के तौर पर, एक आधे राष्ट्र के संगठन के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके जो सदस्य देश हैं, जैसे 28 देश हैं, सभी 28 देश उनकी खुद की निजी भी राय होती है, खुद की निजी हित होते हैं और उन निजी हितों के कारण कभी कभी जब यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ विश्व के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मामलों में दखल देता है तो इसके सदस्य देश ही आपस में मतभेद पैदा कर देते हैं और उस मतभेद के कारण कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन को पीछे हटना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन की जो अधिराष्ट्र संगठन है वो भी एक इसका आलोचना का कारण बनता है। देखिए, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य जो हैं देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति होती है, कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं ये। जैसे मैं बताऊं कि ब्रिटेन चाहता है कि भारत के साथ दोस्ती करें और वहीं मान लीजिए नीदरलैंड चाहता है कि भारत के साथ युद्ध करें, और सभी देश चाहते हैं कि भारत के साथ युद्ध करें या सभी देश चाहते हैं भारत के साथ मित्र बने, नीदरलैंड नहीं चाहता है। तो इस तरीके से अगर यूरोपीय यूनियन कोई कदम उठाता है, चाहे भारत के ऊपर आक्रमण करने का उठाए चाहे मित्रता का उठाए, तो जो हमारा मित्र है या शत्रु है उन दोनों ही इससे इफेक्ट होंगे और दोनों की राय अलग अलग हो सकती है। और वही राय अलग अलग जब होती है तो यूरोपीय यूनियन की एक कमी के तौर पर उभर करके सामने आती है। अब हम बात करें दूसरा पॉइंट, यूरोपीय संघ में वर्तमान में 27 देश हैं, क्योंकि 2016 के जून के महीने में ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया। देखिए, जब ब्रिटेन जुड़ा था तब भी जनमत संग्रह के माध्यम से जुड़ा था और जब हटा तब भी जनमत संग्रह के माध्यम से उठा। जब जनमत संग्रह किया गया तो 91.9% जनसंख्या ने यूरोपीय संघ से हटने की मांग की और 48.1% लोगों ने यूरोपीय संघ में बने रहने की मांग की। अब बहुमत एक तरफ था और बहुमत के कारण जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, डेविड कैमरन, उन्होंने वो सत्ता में ही इसीलिए आए थे क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अगर हम जीते तो यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कराएंगे, और जीतने के बाद उन्होंने यूरोपीय यूनियन से जनमत संग्रह कराया अलग होने के लिए। और परिणाम स्वरूप जब पॉजिटिव आया, हटने की दिशा में हटने के लिए लोगों ने मतदान किया, तो यूरोपीय यूनियन से अलग होने की जो है घोषणा कर दी डेविड कैमरन ने। इनमें से अब देखिए, ये तो हो गया आपका एक, ये इसमें आप इसको ही बोल सकते हो कि 19 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने यूरो को अपनाया, बाकी देशों ने यूरो को अपनाने से मना कर दिया है। ठीक है, यानी यूरोप को साझी मुद्रा के रूप में अपने देश के अंदर चलाने के लिए 19 देश ही शामिल है, जबकि इसके अंदर 28 देश थे टोटल। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ब्रिटेन ने खुद को यूरोपीय बाजार से दूर कर लिया है। मतलब ब्रिटेन ने कहा जब इसका सदस्य था कि हम यूरोप के बाजारों का प्रयोग नहीं करेंगे और हम ना तो यूरोप के सदस्य देशों को अपने बाजारों को यूज करने देंगे, अपने बाजार को ही अलग अलग कर लिया। इसके बाद हम बात करें डेनमार्क और स्वीडन, अगला पॉइंट है। डेनमार्क और स्वीडन ने मैस्ट्रिक्ट संधि को मानने से मना कर दिया कि हम मैस्ट्रिक्ट की संधि को नहीं मानेंगे, और साझी जो मुद्रा है यूरो उसको भी मानने से मना कर दिया जो है डेनमार्क और स्वीडन ने। ये भी एक कमी है, इसकी आलोचना की जा सकती है इसकी। इसके बाद 2008 में आर्थिक मंदी आई थी पूरे यूरोप के अंदर, और उस आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप बच्चों यूरोपीय संघ में
बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। बेरोजगारी मतलब लोगों की नौकरियां चली गई। परंतु जो ये बेरोजगारी बढ़ी पूरी यूरोप के अंदर, उसका जो प्रभाव था यूरोप के अंदर अलग अलग पड़ा। अलग अलग कैसे पड़ा? देखें यहां पर तो जर्मनी में बेरोजगारी दर 4% रही और ब्रिटेन में यही बेरोजगारी दर 20% रही। ब्रिटेन में बेरोजगारी दर 20% यानी लगभग, या लगभग क्या कहें, पूरा 5 गुना फालतू थी जर्मनी से। तो इसी बात को लेकर के जो ब्रिटेन था वो भी नाखुश था कि यूरोपीय संघ ब्रिटेन की इस आर्थिक मंदी के दौर में कोई मदद नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये इतनी जो असमानता है उसको दूर करने में यूरोपीय यूनियन कुछ नहीं कर पाया। ये भी यूरोपीय यूनियन की एक कमी के रूप में उभर कर सामने आता है। तो गाइज ये थी आपकी यूरोपीय यूनियन की कमियां। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ सुधार करने चाहिए वो भी आप लिख दीजिएगा। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब और क्यों अलग हुआ, मतलब कब अलग हुआ और क्यों अलग हुआ। देखिए पिछले टॉपिक में ही या पिछले क्वेश्चन में ही मैंने ये सब चीजें आपको क्लियर कर दी थी कि भाई कब और कैसे अलग हुआ वो। यानी 23 जून 2016 में कंजरवेटिव पार्टी थी ब्रिटेन की, उसके जो नेता थे प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, वो जीते ही इसलिए थे क्योंकि उन्होंने चुनावी में घोषणा की थी कि अगर मैं जीता तो मैं यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कराऊंगा, और जनमत संग्रह कराया। और जनमत संग्रह का जो मत रहा लोगों का वो हटने की दिशा में रहा, इसीलिए उन्होंने इसके लिए हटने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आप इसको आसानी से पढ़ करके भी समझ सकते हो क्योंकि मैं इसको समझा चुका हूं पहले। अब देखिए क्यों हटना चाहते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात, इसमें बने रहने के लिए फीस अदा करनी पड़ती थी, पैसा देना पड़ता था हर साल। 2015 में 18 बिलियन पाउंड टैक्स के रूप में चुकाए ब्रिटेन ने, और बदले में कितने मिले? केवल 6 बिलियन पाउंड, यानी बिना कुछ किए बिना किसी नुकसान के 12 बिलियन पाउंड का नुकसान। 2008 में आर्थिक मंदी आई थी जिसमें बेरोजगारी दर ब्रिटेन में 20% थी और यूरोप के बहुत सारे देशों के अंदर 4% थी और 4% से कम भी थी। मतलब ये बेरोजगारी दर दूर करने में यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन की कोई मदद नहीं कर पाया। वो राष्ट्रवाद की भावना जाग गई थी यूरोप के लोगों के अंदर, क्योंकि यूरोप के लोग कहते थे कि हमारा देश, हमारे ही फैसले, हमारा ही संसाधन, हमारा ही पैसा, और फैसले यूरोपीय यूनियन से पूछ करके लेने पड़े तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। तो अपने राष्ट्र के प्रति लोगों में ये भावना जागी कि हमारा देश है और हम फैसले लेंगे, ये भी एक कारण बना। लाल फीता शाही मीन्स होती है सरकारी जो फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है ना, वो उसको हम कहते हैं लाल फीता शाही। मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप पहचान पत्र बनवाने गए तो पहचान पत्र के लिए यहाँ जाइए, फिर एजुकेशन, मतलब जो समय लगता है, जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, वो लाल फीता शाही कहते हैं। यूरोप यूनियन के अंदर या यूरोपीय यूनियन के अंदर भी ये बहुत ज्यादा थी। कोई भी फैसला लेना पड़ता था तो पहले देश जाएगा यूरोपीय यूनियन, फिर सदस्य देशों से जिससे हमें काम करना है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर दोबारा उस पत्र को यूरोपीय यूनियन में दिखाना पड़ेगा, फिर अपने देश के अंदर परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद इस तरीके का होगा। हालांकि परमिशन मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता था, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा थी, लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा थी, ये लोग को नापसंद थी। अपने फैसले स्वयं करना, जैसे कानून, न्यायालय, विदेश मंत्री संबंध, मतलब लोग चाहते थे कि हम अपने फैसले स्वयं करें कानून के संबंध में, न्यायालय के संबंध में, और विदेशी देशों के साथ हमारे टैक्स मतलब कैसे होंगे वो भी। फिर मछली पकड़ना, देखिए मछली पकड़ना जो ब्रिटेन है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, बहुत पैसा कमाता है ब्रिटेन इस मछली पकड़ने के व्यापार से। और मछली पकड़ने के लिए भी ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से पूछना पड़ता था, उसका व्यापार करने के लिए भी, मतलब खुद के संसाधन उसके लिए भी हमें यूरोपीय यूनियन से पूछना पड़े, यह उचित कदापि नहीं था। इसीलिए यूरोपीय यूनियन से अलग होना चाहता था ब्रिटेन। तो गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। एक मिनट, ये हो गया। हाँ ये है अब
गाइस हमने जो है यूरोपीय यूनियन पूरा कर लिया है, यूरोपीय संघ पूरा कर लिया है। अब हम अगला जो है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र आसियान को देखते हैं। देखिए आसियान जो है उसकी फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान कहलाता है। चलिए इसको देखते हैं। तो 1967 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन बनाने हेतु 5 देश थे, वो बैंकॉक में शामिल हुए, बैंकॉक में मिले, उसमें घोषणा पत्र पर उन्होंने साइन किए और आसियान की स्थापना की 1967 के अंदर बैंकॉक में। 5 देश थे। ये देश कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो था आर्थिक विकास। पहले हमें आर्थिक विकास करना है, फिर हम उसके माध्यम से अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करेंगे। पहले आर्थिक विकास, फिर सामाजिक और आर्थिक विकास को हमें प्राप्त करना है। और कुछ समय बाद जो है इसके अंदर 5 देश और शामिल हो गए गाइस। उनका नाम था दारेसलम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। और दारेसलम का पूरा नाम हम इसको ब्रुनेई के नाम से भी कई बार जानते हैं, तो ब्रुनेई दारेसलम इसका पूरा नाम है। तो इस तरीके से 5 देश और शामिल हो गए और आसियान अब 10 देशों का एक संगठन के रूप में उभर करके सामने आया। तो आपको समझ में आया होगा कि आसियान है क्या। तो बेसिकली आसियान दक्षिण पूर्व एशिया, तो ये मान लीजिए इस तरीके से ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूरब। तो इसके बीच का इलाका जो भी आता है, जैसे जो भी देश है उन्होंने मिल करके ना एक संगठन बनाया। जैसे यूरोप ने यूरोपीय यूनियन बनाया, ऐसे ही जो दक्षिण एशिया के देश हैं, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के देश, उन्होंने आसियान बनाया ताकि हम एक दूसरे का आर्थिक विकास करें और उससे हम अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास को आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके बाद आसियान शैली, पेपर में कई बार आया कि आसियान शैली क्या है। देखिए हम बात करें तो जो यूरोपीय यूनियन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए, जिसे हम सब लोकल भाषा में कहते हैं, पंगे लेने की स्थिति में रहता है कि हाँ भाई किसी भी देश की राजनीति में हमें दखल अंदाजी करनी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। परंतु जो आसियान शैली थी वो थोड़ी अलग थी। आसियान शैली जो थी यूरोपीय यूनियन से थोड़ी क्या बिल्कुल अलग थी। ये क्या है कि इसने खुद को यूरोपीय संघ की तरह जो है एक अधिराष्ट्र बनाने से मना कर दिया। मतलब उन्होंने ये कहा कि हम एक अधिराष्ट्र नहीं बनेंगे, खुद का झंडा नहीं बनाएंगे, खुद का बैंक नहीं बनाएंगे, न्यायालय नहीं बनाएंगे, मजबूरी में नहीं जुड़े रहेंगे हम। वहां पर कई बार देश मजबूरी में जुड़े हुए हैं उस बैंक के खातिर, उसके मतलब अलग अलग चीजों के लिए। तो इस प्रकार से यूरोपीय यूनियन है वो एक बार कहीं ना कहीं अधिराष्ट्र की भूमिका निभाता है। लेकिन आसियान क्या था कि आसियान शैली के दौरान आसियान के सदस्यों ने कहा कि हम अधिराष्ट्र के रूप में भूमिका नहीं निभाएंगे, बल्कि हम सभी अपनी मर्जी से जुड़ेंगे, अपनी खुशी से एक दूसरे की मदद करेंगे। और इन्होंने कहा कि जैसे यूरोपीय यूनियन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, राजनीतिक मामलों में दखल देने की क्षमता रखता है और देता भी है, तो आसियान ने क्या कहा कि हम टकराव नहीं करेंगे किसी के साथ, अनौपचारिक भूमिका निभाएंगे, टकराव रहित भूमिका मतलब टकराव रहित तरीके से काम करेंगे, एक तरीके से सहयोगात्मक काम करेंगे, मेल मिलाप के माध्यम से काम करेंगे। यानी अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक और मेल मिलाप, इन कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद के माध्यम से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। और यही तरीका, यानी एक दूसरे की मदद करना, सहयोग करना, मेल मिलाप करना, टकराव रहित भूमिका निभाते हुए विकास करना, आसियान शैली के नाम से मशहूर हो गया। कि आसियान का काम करने का तरीका कैसा है। शैली मीन्स नेचर, एक तरीके से काम करने का तरीका। तो वो कैसे काम करता है? टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप और अनौपचारिक संगठन के रूप में भूमिका निभाता है। यूरोपीय यूनियन की तरह नहीं है कि वो एक अधिराष्ट्र का संगठन बन जाए, लोग मजबूरी में जुड़े रहें, ऐसा नहीं था वो। अब हम आसियान को और आगे समझने की कोशिश करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उनके उद्देश्यों को बताइए। देखिए आसियान तेजी से आर्थिक विकास करने वाला एक संगठन के रूप में बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं
कुछ मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है, मुख्य पिलर्स हैं उसके, और वो पिलर्स क्या क्या हैं वो हमें बताने हैं इस टॉपिक के माध्यम से, और पेपर में भी कई बार इसका जो है क्वेश्चन देखा गया है। तो वो है आसियान सुरक्षा समुदाय। एक आसियान सुरक्षा समुदाय बनाया गया आसियान सदस्य देशों के द्वारा, और इसके द्वारा क्या था कि ये जो अपने क्षेत्रीय विवाद हैं, चाहे वो झगड़े हों सैनिकों को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, किसी भी तरीके के अपने खुद के जो मामले हैं, दूसरों के मामले नहीं, खुद के मामले जो हैं उनको विवादों तक ना पहुंचने दे, उनको झगड़े तक ना पहुंचने दे, बल्कि बातचीत के द्वारा ही उसे निपटा ले। इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया आसियान सुरक्षा समुदाय। ठीक है, हम झगड़े तक ना पहुंचने दें किसी भी मुद्दे को, किसी भी विवाद को, सैनिक झगड़े में ना तब्दील हो जाए हमारा कोई भी विवाद, उसको निपटाने के लिए आसियान सुरक्षा समुदाय बनाया इन्होंने। फिर आसियान आर्थिक समुदाय बनाया। आसियान आर्थिक समुदाय का जो उद्देश्य था वो जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसके सभी सदस्य देशों का जो बाजार है, उन बाजारों को एक दूसरे के लिए खोल देना, एक दूसरे के बाजारों को पूर्ण रूप से प्रयोग करने के लिए परमिशन दे देने की जो नीति बनाई, उसका मुख्य श्रेय जो है आसियान आर्थिक समुदाय को जाता है। तो आसियान आर्थिक समुदाय का जो उद्देश्य था वो देशों का साझा व्यापार और उत्पादन आधार तैयार करना, मतलब बाजार दे देना उनको और उत्पादन के लिए मदद करना एक दूसरे की। ये था आसियान आर्थिक समुदाय। तीसरा जो पिलर है इसका वो है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग करके, जनसंचार मतलब टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, इन सभी का प्रयोग करके हम सदस्य देशों की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जो सदस्य देश हैं उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों से एक दूसरे देश के नागरिकों को, या फिर कहें आसियान सदस्य देशों की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको जनसंचार के माध्यम से एक दूसरे के नागरिकों तक पहुंचाना, उनको अवगत कराना सभी हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से, ताकि सदस्य देश एक दूसरे देशों की सांस्कृतिक का आदान प्रदान कर सके और सम्मान कर सकें। ये था सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय आसियान का। तो ये तीन पिलर्स थे प्यारे बच्चों, एक था सामाजिक सुरक्षा समुदाय, सामाजिक आर्थिक समुदाय, सामाजिक आर्थिक समुदाय, ठीक है, सॉरी सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये तीन पिलर्स थे जिसके ऊपर यूरोपीय यूनियन टिका हुआ है। आगे हम देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, तो आसियान क्षेत्रीय मंच की आसियान की स्थापना नहीं, आसियान क्षेत्रीय मंच। और आसियान क्षेत्रीय मंच बेसिकली आसियान के सदस्य देशों के साथ में अन्य देशों को जोड़ने के लिए जो इसकी स्थापना की गई थी कि हम अन्य देशों के साथ में किन किन देशों के साथ में आसियान के सदस्य देश व्यापार करेंगे। तो उसकी जो स्थापना की गई थी 1994 में की गई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई थी, और इसका जो उद्देश्य था वो सुरक्षा और विदेशी नीतियों में तालमेल बनाने के लिए, दूसरे देशों के साथ संबंध कैसा होगा हमारा उसको निर्धारित करने के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई थी। एक नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो पूरा देखना, इस वीडियो में आपको अंतिम तक इस चैप्टर से रिलेटेड सभी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। तो गाइस ध्यानपूर्वक जुड़े रहें और देखते रहें कि किस प्रकार से जो है ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है। तो अगला जो टॉपिक है वो है आसियान का विजन 2020 क्या है। विजन मतलब दृष्टिकोण। मान लीजिए एक व्यक्ति का जो विजन होता है कि उसको 60 साल तक क्या करना है, तो बेसिकली विजन जो व्यक्ति बनाता है वो 18-19 साल की उम्र में बनाता है। जब वो समझदार हो जाता है तो वो सोचता है कि भाई मैं 20, 22, 25 तक एक नौकरी ले लूं, उसके बाद शादी, उसके बाद अपने जीवन के अंदर एक गाड़ी, मकान, बंगला, मतलब ये सोच लेता है कि मैं 2030 तक ये करूंगा, 2040 तक ये, 2005 तक ये। इसी प्रकार से आसियान ने भी एक विजन बनाया, एक दृष्टिकोण बनाया 2020 तक। तो उन्होंने क्या कहा, 2020 का जो उनका विजन था, उन्होंने क्या कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुमुखी विकास करना चाहते थे। वो बहुमुखी मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। यानी आसियान विजन 2020 के माध्यम से 2020 तक चहुमुखी या बहुमुखी विकास प्राप्त करना चाहता था। फिर आसियान 2020 तक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए
नीतियों की बात करने लगा कि हम बातचीत के द्वारा जो सदस्य देश हैं उनके बीच में 2020 तक जितने भी विवाद हैं उनको निपटा लेंगे, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखलाया। आसियान में जो कंबोडिया की समस्या है और पूर्वी तिमोर की समस्या है वो सीमा को लेकर के है, और इन दोनों देशों की जो समस्या है, जो विवाद है, वो आसियान ने बातचीत के द्वारा ही निपटा लिया। इससे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में। सार्क के दो शक्तिशाली देश पाकिस्तान और भारत, इसीलिए वो आसियान कामयाब हुआ क्योंकि वो अपने विवादों को निपटा लेता है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन सार्क नहीं निपटा पाया। चलिए आगे देखते हैं। आसियान विजन 2020 समझ में आया होगा आपको, और इसका अगर बड़ा क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसको, और बेसिकली 2-4 नंबर में ही क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में ही विजन 2020, क्योंकि ज़्यादा मैटर नहीं है आपका बुक में भी और बाहर भी ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। फिर अब ये तो आपका आसियान हो गया। आसियान के 1-2 क्वेश्चन और बचते हैं, हम उसको नीचे देख लेंगे। फिर हम बात करते हैं चीन की। तो चीन के आर्थिक विकास से पूर्व इतिहास पर प्रकाश डालना है हमें, मतलब जो चीन ने आर्थिक विकास किया उससे पहले क्या था चीन, यानी कहीं ना कहीं हम चीन के बारे में जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। चीन क्या है, कैसे था। तो मैं बता दूं, चीन को आज़ादी मिली 1949 में, और उस समय चीनी क्रांति के जो नेता थे उनका नाम था माओ तसे तुंग। माओ तसे तुंग। माओ जो थे एक साम्यवादी मॉडल को अपनाना चाहते थे अपने देश के लिए, जिसके माध्यम से क्या करना चाहते थे वो, कि सब कुछ अपने देश में ही बनाना चाहते थे, दूसरे देशों से कुछ नहीं लेना चाहते थे वो। फिर चीन पर संसाधनों की कमी थी, विदेशी पूंजी का अभाव था, क्योंकि दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करते थे वो, तो पैसा नहीं मिलता था उन्हें विदेशी व्यापार के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृषि के अंदर ज़्यादा ध्यान दिया, और कृषि से पैसा निकाल करके, कृषि से पैसा कमा करके उन्होंने उद्योगों में लगाना शुरू कर दिया, और सभी जो जरूरत की चीज़ें होती थी वो घरेलू स्तर पर तैयार करने लगे, मतलब घर पे ही बनाने लगे। फिर इसके बाद अधिक जनसंख्या, चीन के सभी जो विकास कार्य कर रहा था चीन, उस पर पानी डाल रही थी। बहुत ज़्यादा जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी चीन की, जो चीन के अंदर कहीं ना कहीं सभी प्रकार के विकास कार्यों में बाधा डाल रही थी। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है चीन के आर्थिक उत्थान के लिए उठाए गए कदम। तो सबसे पहले हम बात करें 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति मतलब पूरी दुनिया के साथ चीन ने व्यापार करना शुरू कर दिया, जो माओ तसे तुंग ने रोक लगाई थी। और ये शुरू किसने किया? देंग शाओपेंग ने। फिर चीन ने 1970 के दशक में राजनीतिक एकांतवाद खत्म कर दिया और अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। 1970 तक आते आते चीन ने शॉक थेरेपी के स्थान पर जो है अपनी व्यवस्था में क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन किया। शॉक थेरेपी का जो हमने जिक्र किया वो दूसरे चैप्टर के अंदर किया, और वो वीडियो देख लें आप, उसके अंदर आपको शॉक थेरेपी पता चल जाएगी किस प्रकार से एकदम से चीन जो है सोवियत संघ को बदला जा रहा था। लेकिन चीन ने एकदम से अपने आप को नहीं बदला, उसने क्रमबद्ध तरीके से अपने आप को बदला। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया। इसके बाद उन्होंने जो है सेज की स्थापना की। सेज मतलब होता है विशेष आर्थिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी फैक्ट्रियों के लिए, उद्योगों के लिए उन्होंने स्पेशल क्षेत्र बना दिए ताकि वहां पर किसी बिना रोक टोक के लोग व्यापार कर सकें। फिर उन्होंने एफडीआई को भी अपना लिया। एफडीआई अपनाया जिसके कारण दुनिया से चीन को विदेशी व्यापार, एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसको अपनाया और चीन को विदेशों से पैसा मिलने लगा व्यापार करने के लिए। चीन 2001 में WTO में शामिल हो गया और उसको लाभ मिलने लगा WTO से भी विदेशी व्यापार के लिए। तो गाइज ये जो क्वेश्चन था ये था आपका चीन के आर्थिक विकास के लिए उठाए गए कदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर चीन के आर्थिक विकास के लिए जो उठाए गए कदम थे उसका कैसा परिणाम हो रहा था, क्या दुष्परिणाम हो रहा था। तो लोग चीन के अंदर 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे थे क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। चीन के अंदर महिलाओं के रोजगार के काम करने की जो हालत थी
बहुत खराब थी, उतनी ही खराब थी जितनी यूरोप के अंदर 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ करती थी। फिर चीन में भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि भाई साम्यवाद होता है, साम्यवाद के अंदर सब कुछ सरकार के अधीन होता है, और सरकारी जो लोग होते हैं वो अक्सर जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रह जाते हैं। फिर पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था चीन, और आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा पैदा हो रही थी चीन के अंदर। तो चीन एक तरफ तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ वो कुछ क्षेत्रों को छोड़ता हुआ चल रहा था, जिसके कारण से आर्थिक असमानता और पिछड़ापन फैलता जा रहा था चीन के अंदर। तो गाइज, ये था चीन के आर्थिक उत्थान के लिए उठाए गए कदम। अगला टॉपिक है भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालना है। तो देखिए, भारत चीन संबंधों के ऊपर प्रकाश डालिए। इसमें आप सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके से बता सकते हो। मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखिए, 1949 में आज़ादी के बाद भारत ने यूएनओ के अंदर चीन की सदस्यता की जो पैरवी की कि भाई हम चीन को स्थायी सदस्य बनाओ, भारत ने इसका समर्थन किया 1949 में। 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अब पंचशील समझौता क्या था कि इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई, उस समय चीन के राष्ट्रपति थे, इन दोनों के बीच में 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पंचशील समझौता क्या था? पंचशील समझौता बेसिकली क्या था कि हम एक दूसरे की सीमा का सम्मान करेंगे, आंतरिक मामलों में नहीं बोलेंगे, संप्रभुता का सम्मान करेंगे। तो इस तरीके से 5 सिद्धांतों पर साइन हुआ 1954 में। 1958 और 59 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया भारत के द्वारा कि हम भाई भाई हैं। लेकिन भारत और चीन के जो विवाद थे वो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और अक्साई चीन को लेकर थे। या विवाद कहूं कि चीन की जो नज़र थी वो भारत के अरुणाचल प्रदेश, भारत का नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लद्दाख को लेकर के भी चीन भारत से भिड़ गया। और अक्साई चीन, ये भारत का कब्जाया हुआ जो है चीनी क्षेत्र है, यानी भारत का क्षेत्र जो कब्जा लिया है चीन ने, वो है ये। इसको लेकर के हमारे विवाद रहे हैं चीन के साथ में। और इन्हीं सभी को लेकर के सन 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ बच्चों। और इस युद्ध के अंदर भारत की हार हुई, और इस हार के बाद भारत और जो चीन के संबंध है कुछ समय तक समाप्त हो गए। और फिर ये संबंध 1976 में चालू किए गए। मतलब 76 तक तो हमने कुछ नहीं किया, उसके बाद 76 तक हमारे संबंध समाप्त ही रहे। फिर 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया, जिससे भारत और चीन के संबंध सुधर सके थोड़े से। फिर 1999 में भारत चीन के बीच में विदेशी व्यापार बढ़ने लगा और 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। और 2006 में चीन ने भारत के साथ में 18 अरब डॉलर का व्यापार किया, और जो हर साल बढ़ता जा रहा है। देखिए आप, इतनी विदेशी कंपनियां, वीवो, ओप्पो या इसी प्रकार की विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आ रही हैं। एप्पल भी अपने सारे फोन अधिकतर मैन्युफैक्चर जो है चीन में ही कराती है। फिर इसके बाद अगला जो है, फिर 2020 में एलएसी को लेकर के विवाद हुआ हमारा चीन के साथ में। भारत और चीन के बीच में एलएसी को लेकर के, विशेषकर जो गलवान घाटी है उसके ऊपर अधिकार को लेकर के सैनिक मुठभेड़ के कारण विवाद बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भारत और चीन के बीच में विवाद हुआ। और भारत ने इसी के परिणाम स्वरूप बहिष्कार का एक आंदोलन चलाया है, जिसके माध्यम से देखा होगा आपने पिछले कुछ दिनों में भारत ने चीन की 100 से अधिक मोबाइल ऐपों पर बैन लगा दिया है। फिर आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट होता है, उससे वीवो जो है चीन की कंपनी है उसको हटा दिया। फिर भारत के सभी जो सुरक्षा विभाग हैं जो चीन की कंपनियों की प्रोडक्ट यूज किया करते थे या चीन की कंपनियों की ऐप यूज किया करते थे, उन पर रोक लगा दी है। इसके बाद सभी चीनी कंपनी जो हैं, चाहे वो भवन निर्माण में लगी हुए हों, चाहे सड़क निर्माण में लगी हुई हों, उन सभी को जो है इनके जो टेंडर थे, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे, उन सब से वापस ले लिए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा विवाद रहा है। आगे हम बात करें अगले टॉपिक की, तो आसियान के उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों। तो हम आसियान का उद्देश्य तो पहले पढ़ चुके हैं, आर्थिक विकास, फिर सामाजिक उन्नति करना, फिर न्याय में जो यूएनओ के सिद्धांत हैं उनका समर्थन करना विश्व शांति के लिए, कृषि के लिए, उद्योगों में, व्यापार में, आवागमन में, संचार में एक दूसरे के लिए मदद करना, और आसियान अध्ययन को बढ़ावा देना। आसियान अध्ययन मतलब आसियान के सदस्य देश मदद करें एक दूसरे की।
नए नए मुकाम हासिल करने के लिए। ये आसियान के उद्देश्य हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है पूर्व की ओर चलो की नीति से आप क्या समझते हो। तो मैं बता दूं, भारत ने सन 1991 में पूर्व की चलो की ओर नीति या पूर्व की ओर देखो की नीति का जो है निर्धारण किया या अपनाई। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वो नरसिम्हा राव थे, उनके द्वारा शुरू की गई थी ये नीति। इस नीति का जो मुख्य लक्ष्य था प्यारे बच्चों, वो था व्यापार की दिशा को पश्चिमी और पड़ोसी देशों को छोड़ करके उभरते हुए नए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की ओर करना। मतलब अब जब हम यूरोप के साथ में और पड़ोसी देशों को छोड़ करके हम जो दक्षिण पूर्व एशिया के नए देश उभर रहे हैं व्यापार के दृष्टिकोण से, उनके साथ में हम जो है व्यापार करना शुरू करें। और उस समय हमारे जो भारत के वित्त मंत्री थे, 2 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मनमोहन सिंह थे, उन्होंने ही पूर्व की चलो की ओर नीति का जो प्रारूप था वो तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गाइस, पूर्व की ओर चलो की नीति क्या थी कि अब हमें पूर्व के देशों की तरफ, जिसमें आसियान के पूरे देश शामिल हैं, कुल मिलाकर के आसियान की तरफ समझिए आप इसको। यानी आसियान के जो सदस्य देश है, जिसमें पूर्व के आसियान के सदस्य देश भी शामिल हो गए, फिर जापान भी शामिल हो गया, ऐसे बहुत सारे देशों की ओर हमें अब व्यापार करना है, ना कि यूरोप की तरफ, ना कि पड़ोसी देश जैसे हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, चीन, क्योंकि ये इनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके बजाय हम पूर्व के देशों की ओर देखेंगे, पूर्व के जो एशिया के देश हैं उनकी तरफ देखेंगे। ये थी पूर्व की ओर चलो की नीति। अगला जो टॉपिक है गाइस वो है आसियान क्षेत्रीय मंच के सदस्य। तो मैंने बताया था जो आसियान क्षेत्रीय मंच है वो आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए 1994 में बनाया गया था। इसके सदस्य देश जो थे, मैंने बताया कि आसियान के अलावा भी और देश भी शामिल थे जो इनसे व्यापार करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ के पूरा यूरोपीय संघ, इसके बाद भारत, जापान, रूस, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ये सब के सब आर्थिक महाशक्तियां हैं। ये सब आसियान से व्यापार करना चाहती थी, आसियान से आर्थिक हितों को साझा करना चाहती थी। तो आसियान क्षेत्रीय मंच के ये सदस्य देश थे। गाइस, अगला जो क्वेश्चन है वो है जापान वाला। भारत व जापान के संबंधों पर प्रकाश डालना है आपको। भारत और जापान के संबंध है वो कैसे हैं। गाइस, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन एक ही वीडियो में सारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो जापान एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश भी कह सकते हैं क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी आबादी मात्र 13 करोड़ है। यहां 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान परमाणु बमों का सामना करना पड़ा इस देश को। परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा। आज जापान विश्व की महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तियों में से एक है तथा एशिया का एकमात्र देश ऐसा है जो विकसित देशों की सूची में शामिल है। यानी एशिया से सिर्फ एक ही देश विकसित है जिसका नाम है जापान। आज संसार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे पैनासोनिक, सोनी, कैनन, सुजुकी, होंडा, ये सभी जापान से हैं। यूएन में अमेरिका के बाद जापान का सबसे बड़ा हिस्सा है बच्चों। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा जो पैसा देता है वो जापान ही देता है। और जापान ने 1947 में अपने देश के संविधान के अंदर लिखित में कहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्धों को उन्होंने छोड़ दिया है बिल्कुल, और अपनी सेना पर अपनी जीडीपी का केवल 2% खर्च करते हैं वो। तो ये है जापान। और जापान के भारत के साथ संबंधों की हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं हमारे जापान के साथ में। तो जून 2000 में जापान में भारत की पहली आईटी प्रदर्शनी शुरू की गई। भारत ने जापान में जाकर के आईटी प्रदर्शनी लगाई थी। 2005 में जापान के प्रधानमंत्री का जो है भारत का दौरा किया। जापान के प्रधानमंत्री आए 2005 में भारत के अंदर। 2006 में भारत के प्रधानमंत्री ने यात्रा की जापान की। 2004 में भारत जापान रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के तहत सहयोग, मतलब भागीदारी के लिए एक साइन किए एक संधि पर। और वो किस लिए किए? रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम मदद करेंगे, वैश्विक भागीदारी करेंगे। 2008 और 2009 में जापान से 12,000 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता मिली थी बच्चों, 12,000 करोड़ की। 2011 के तहत भारत जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ 2011 में।
इसके द्वारा हम व्यापक रूप से आर्थिक भागीदार हैं जापान के। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा और 5 वर्षों में 35 अरब डॉलर का निवेश करने का आश्वासन दिया शिंजो आबे। अब प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में जापान के। उन्होंने क्या कहा कि हम 5 वर्षों में, आगामी 5 वर्षों में 35 अरब डॉलर का निवेश करेंगे भारत के अंदर। फिर मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार है जापान भारत को, कि हम वित्तीय और तकनीकी सहायता करना चाहते हैं भारत की। तो गाइस, आज का चैप्टर यही समाप्त हुआ। आशा करता हूं आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अपने दोस्तों को जो इस वीडियो से जो है बेनिफिट उठा सकते हैं उनको सेंड कीजिए, आपको लगता है तो उनकी मदद हो जाएगी। और साथ ही कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।